आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th में एक मैथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर आपका ये 8 है। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 7 हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था, सॉरी ट्रायंगल्स था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बहुत ही बेहतर तरीके से। तो ट्रायंगल्स को खत्म करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट किया है, मतलब ठीक ठाक हमने कवर किया और अलग अलग चीज़ों को हम लोग समझते चले, चैप्टर को हम लोगों ने खत्म किया। उसी तरीके से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल को भी खत्म करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, उसको सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है देखिए, जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी का बुक है उसको सोचना नहीं है, उनके लिए वो ठीक है। ठीक है, मतलब उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस भी किसी के पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है, पुराना वाला हम बोल रहे हैं, नया वाला है ना उसमें तो पहले से जो चीज कटा हुआ है वो है भी नहीं उसमें। तो नया वाला एनसीईआरटी बुक जिसके पास है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें आप लोग कुछ कट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप निकालिए एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 निकालिए, उसमें आप क्वेश्चन नंबर कट कीजिए 1, 1, 3, 5, 7 और 11, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 में आप सभी लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाले सभी बच्चे जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें आप एक्सरसाइज 8.1 के अंदर 1, 3, 5, 7 और 11 ये क्वेश्चन आप कट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सीबीएसई हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद आइए आप एक्सरसाइज 8.2 में, 8.2 में आप क्वेश्चन नंबर कट करेंगे केवल 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप कट कर लीजिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब उसको सीबीएसई हटा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 8.2 में वो है सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन आपको कट कर लेना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो कि आपको इसमें ध्यान रखना था। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखा जाए कि आखिर ये क्वाड्रिलेटरल है क्या। देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो ये वर्ड है ना, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप सुन रहे हैं। कई बार आप क्वाड्रिलेटरल के वर्ड को आप सुन चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने 7 में भी पढ़ा, आपने 8 में भी पढ़ा, मतलब कहा यह जा सकता है कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलेंगे इस चैप्टर में कि आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ नहीं पता है, तभी जाकर आप इसको बहुत ही बेसिक से समझ पाएंगे। हालांकि आपको पता है बहुत कुछ इसके बारे में, हमको पता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तभी आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे और हम बिल्कुल जीरो से आपको सिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम लोग। एक दो क्लास हमारा जो होगा ना वो थोड़ा सा चैप्टर का आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन होगा, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपको आगे इसी चैप्टर में काम देगा, इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे ना आपको लगेगा कि सर ये तो हम पहले से जानते ही हैं, हालांकि हमको पता है आप जानते हैं, लेकिन ये ना आपके बेस को मजबूत कर देगा। हो सकता है ये किसी को कंफ्यूजन होगा, किसी को पहले से पता होगा, किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा, तो उनके लिए हम ये मान के चलेंगे कि हमको बेसिक से चलना है। ठीक है, तभी हर किसी के चीजों को हम कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि आखिर एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है समझिए। देखे जाए, इसका ना अलग अलग बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन हम एक बहुत ही छोटा सा और बेसिक डेफिनेशन हम लिख देते हैं जो कि आपको हमेशा लगभग याद रहेगा। लिखना है इसका डेफिनेशन, आप प्लेन फिगर, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि मेरा मानना आपको पता है मैथ डेफिनेशन पे नहीं कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो अ प्लेन फिगर which has 4 line segments, a plane figure which has 4 line segments are known as quadrilateral.
क्वाड्रिलेटरल्स। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही छोटा सा और बेसिक डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को अभी हमने केवल लिखा है, अब इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे भी। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि अ प्लेन फिगर विच हैज 4 लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, यहाँ पे ना लाइन सेगमेंट के जगह पर सिंपल सा 4 साइड भी कह सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स के जगह पर यदि केवल क्या लिख दे, 4 साइड्स लिख दे तो भी आपको सेम चीज समझना है। लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट यदि आप लिखेंगे ना तो ज्यादा सटीक समझा जाएगा, सही समझा जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास ये एक फिगर है, और इसका पता आपको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस ई एफ जी एच, जो भी आपको मन करे आप वो इसका नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए आप पूरा आपके पास आजादी है। तो आप पहले क्वाड्रिलेटरल के मतलब को समझिए, ये है क्या, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो जिस भी फिगर के पास 4 साइड देखने को मिल जाए उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सी बात है। तो इसके पास 4 साइड है, इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट्स। देखो, लाइन सेगमेंट बोले या फिर साइड बोले, मतलब आपको सेम समझना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। हालांकि यह चीज आप मेरे हिसाब से पहले से जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा इसका। देखो, 3 चीज इसमें आपको समझना होता है। एक सबसे पहले जो इसमें आपको समझना होता है वो समझना होता है लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है पता है? लाइन का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों तरफ क्या होगा, एरो बने हुए होंगे, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन था, इधर भी एरो है और इधर भी एरो लगा हुआ है, तो जब भी इस प्रकार का आपको दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इसको खींचकर आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको भी खींचकर पीछे बढ़ाया जा सकता है, तो ये हमारा लाइन कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है, आपको पता होगा आप क्या लिखने वाले हैं, रे। रे क्या होता है? इसका एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ये है, इसमें ना ये जो एरो है वो मात्र एक ही साइड होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट है, इधर आप नहीं घटा सकते नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको जो करना है आप इधर कर सकते हैं। जब एक ही तरफ एरो हो तो आपका कहलाता है रे। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। लाइन सेगमेंट का मतलब है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका दोनों तरफ जो पॉइंट है ना वो फिक्स रहेगा। मतलब ना ही आप इधर आगे बढ़ा सकते हैं ना ही पीछे कर सकते हैं, कुछ नहीं, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। तो ये हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट। उसी तरीके से यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो बताइए इस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 साइड आपको दिख रहे हैं उन चारों साइड में हमने क्या इस्तेमाल किया है, लाइन, रे या लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट हमने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि देखो ए से लेकर बी तक दोनों पॉइंट आपका फिक्स है, तो वो उस प्रकार का किस में होता है, लाइन सेगमेंट में होता है। उसी प्रकार से आपका ये वाला पॉइंट ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये वाला और ये वाला फिक्स है। तो जब भी हमारा एक फिगर में 4 लाइन सेगमेंट आपको दिख जाए, यानी कि सिंपल सा 4 साइड दिख जाए, अब दोनों बोल सकते हैं आप, लाइन सेगमेंट बोलिए या फिर साइड बोलिए, तो 4 यदि आपको दिख जाए तो सिंपल सा उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर अब मेरे हिसाब से ना आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, आप बता रहे हैं कि जिस भी फिगर के पास 4 साइड हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, लेकिन तो फिर क्या सर हमारा एक रेक्टेंगल भी क्या क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? क्योंकि रेक्टेंगल के पास भी 4 साइड होते हैं। बिल्कुल कहलाएगा क्योंकि 4 साइड है। क्या सर उसी प्रकार से फिर हमारा स्क्वायर भी कहलाएगा क्या? बिल्कुल।
क्या उसी प्रकार से हमारा एक काइट भी कहलाएगा क्या? पतंग, बिल्कुल। क्या उसी प्रकार से हमारा एक ट्रेपेजियम कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ट्रेपेजियम के पास भी 4 साइड है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस भी फिगर के पास 4 साइड आपको दिख जाए या फिर 4 लाइन सेगमेंट दिख जाए वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, बस। तो एग्जांपल आपका क्या हो सकता है? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ये सब आपका क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको इसके डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग फिर। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ना क्वाड्रिलेटरल को लिखने का तरीका होता है। क्या आप बार बार लिखोगे QUADRILATERAL, इतना बड़ा आप वर्ड लिखोगे कभी? नहीं। मैथ कहता है ना कि आपको उतना लंबा नहीं चलना है, सिंपल सा कुछ आप शॉर्टकट मेथड तरीका अपना लो, आपका काम बन जाएगा, कोई गलत भी नहीं कर सकता उसको। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसको बताने के लिए क्या हम बार बार इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे? नहीं, मैथ में इसको लिखने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है देखिए, उसको हम सिखा देते हैं और वही चीज हम लोग इस पूरे चैप्टर में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यदि हमको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को लिखना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा देखिए। केवल आप लिखोगे QUAD लिख के डॉट दे देना आप, ठीक ना। इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल आपने लिखा है, और क्या नाम रखा आपने? ABCD, बस हो गया। यानी कि इतना बड़ा डायग्राम आपको बार बार बना के दिखाना नहीं है सामने वाले को, आप बस QUAD डॉट दे दो, ABCD लिख दो, तो सामने वाला समझ जाता है कि बच्चा जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल को दिखाना चाह रहा है जिसका नाम उसने ABCD रखा है, बस। या फिर हम लोग इसको एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है देखो, आप एक छोटा सा 4 साइड वाला फिगर बना लो, छोटा सा। अच्छा, इसमें 4 साइड जो है वो क्या दिखा रहा है? वो सिंपली ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पे ना एक क्वाड्रिलेटरल है, बस। और क्या नाम रखा आपने? ABCD, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख देते हो तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है मेरा कि इतना बड़ा जो क्वाड्रिलेटरल आप ABCD देख रहे हैं, इसको लिखने का तरीका हमारा या तो ये हो सकता है या फिर हमारा ये हो सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पूरे चैप्टर में कौन सा तरीका फॉलो करना चाहते हैं, ये वाला या ये वाला। मेरे लिए आसान रहता है ये वाला, तो हम हर जगह पे यही वाला इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने ये बेसिक से चीजें आपने समझा, लेकिन यहीं पे हमारा क्लास अभी खत्म नहीं होता है, अब हमारा मेन चालू होगा। चलिए, अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको समझना है। हालांकि आप उन सभी चीजों को आप पहले से जानते भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो इसमें। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आपको डिस्कस करना है वो करना है पॉइंट्स। अब आप बोलोगे कि सर पॉइंट्स किसको नहीं पता? हर किसी को पता होता है, बिल्कुल पता होता है, लेकिन मेरा मकसद है कि थोड़ा सा बेसिक से चला जाए, बहुत ही, ठीक है। चलिए देखिए, तो बहुत ही ध्यान से, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आप पॉइंट्स बोलो या फिर पॉइंट के जगह पर ना कई बार वर्टिसेस आपको बोल दिया जाएगा, दोनों का मतलब सेम समझना आपको। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1 2 3 4, ये चारों क्या कहलाएगा? इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का या तो पॉइंट या तो वर्टिसेस कहलाएगा, बस। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि A, B, C and D आर दे पॉइंट्स या फिर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि A, B, C और D जो है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का वो क्या है? पॉइंट से, या फिर आप उसको वर्टिसेस भी कह सकते हैं, बस हो गया, यही था इसमें। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका पॉइंट्स के बाद डायगोनल्स। बताइए, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम कितने डायगोनल खींच सकते हैं? ओनली 2 डायगोनल खींच सकते हैं। तो डायगोनल का मतलब होता है आप अपोजिट पॉइंट को आपस में मिलाओ। अपोजिट मतलब जो सामने सामने होते हैं। ए के सामने आपका C है तो इसको मिला दो, पहला डायगोनल तैयार आपका। और B के सामने आपका D है तो इसको मिला दो, दूसरा डायगोनल आपका तैयार है। चलो मान लो कोई बात नहीं, यहीं पे बस।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहां पे जो आप देख रहे हो एक हो गया आपका ए से लेकर सी और एक हो गया बी से लेकर डी। तो ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स, AC and BD are the diagonals of quadrilateral ABCD, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल का ये AC और BD क्या है, सिंपल सा डायगोनल्स है। आगे बढ़ते हैं फिर। डायगोनल्स के बाद आ जाइए आप तीसरे हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर पे आइए। हाँ चलो तीसरे नंबर पे यहीं पे लिख देते हैं। तीसरा नंबर है साइड्स। साइड्स कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो आपको पता ही है। जैसे इसमें आपका 4 साइड है, तो पहला साइड कौन हुआ, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो 4 साइड इसका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर दी साइड्स, आर दी sides of quadrilateral ABCD, मतलब AB, BC, CD और DA ये इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का 4 साइड हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए और आगे बढ़े हम लोग। फिर इसमें थोड़ा सा हमको और डिस्कस करना पड़ेगा, लगभग 5-6 पॉइंट, तो उधर तो हो नहीं पाएगा, तो मिटाना पड़ेगा हमको। मिटा दे सब चीजें। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी जाके हम लोग आगे डिस्कस कर पाएंगे। मिटा देते हैं। चलो चलिए साइड्स हो गया, तीसरा नंबर हुआ ना। चौथा नंबर पे लिखिए। अच्छा उसको आगे बढ़ने से पहले ना आप एक दोबारा डायग्राम बना लीजिए। दोबारा आपको नहीं बनाना है, आपका जो डायग्राम है वही रहेगा, बस हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि मेरा तो मिट गया ना। तो ए बी सी डी और इसका 2 डायगोनल था। दोबारा आप नहीं बनाइएगा, आपका पहले से बना हुआ है। बस हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। साइड्स के बाद आप लिखिए एडजेसेंट साइड्स, ADJ, एडजेसेंट साइड्स। अच्छा एडजेसेंट साइड को ना कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, तो या तो आप इसको एडजेसेंट साइड बोल दो या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बोल दो, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। मतलब क्या है ना, किसी किसी बुक में एडजेसेंट साइड के जगह पर कॉन्जिक्यूटिव साइड लिख दिया है, तो अब यदि आप पलटोगे तो कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे दोनों बता दिया। अब ये होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखो। इसके बारे में ना एक पहले बात आपको बता देते हैं। having a common point, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। एडजेसेंट का पहले मतलब समझो। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाले का मतलब हो गया जो कि एक के बगल में दूसरा तुरंत, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये मेरा पड़ोसी है, इसका मतलब है कि मेरे घर के बगल में उसका घर है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया कि ऐसा साइड जिसमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड में एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि दोनों में होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो यदि आप बात करते हो साइड ए बी का और बी सी का, तो एक साइड ये और एक साइड ये, क्या इन दोनों साइड में आपका जो पॉइंट बी है क्या वो कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी और बी सी आपका क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, यानी कि पड़ोसी वाला हो गया। देखने से लग रहा है जस्ट इसके बगल में ये वाला है। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें इसका और इसका, बीसी साइड का और सीडी का,
इन दोनों में पॉइंट हमारा जो कॉमन है वो पॉइंट सी है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पड़ोसी है। उसी प्रकार से बात करें इन दोनों का, तो इन दोनों में पॉइंट हमारा कॉमन डी है, ये दोनों भी पड़ोसी हुआ। इन दोनों का भी बात करें, इनमें कॉमन क्या आपका ए, तो ये दोनों भी आपस में पड़ोसी वाला हो गया। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी पहला, दूसरा बी सी और सी डी, यानी कि ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है। उसी प्रकार से बी सी और सी डी है, उसी प्रकार से सी डी और डी ए है, उसी प्रकार से डी ए और ए बी आर दे एट द एडजेसेंट साइड्स। बस यही हो गया, मतलब इसमें हमारा ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है, बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड है, सी डी और डी ए एडजेसेंट साइड है, और डी ए और हमारा ए बी भी एडजेसेंट साइड है। तो वही हमने बस इसमें लिख दिया, और तो कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडजेसेंट साइड होने के लिए क्या कंपलसरी है बताइए? बिल्कुल, एक कॉमन पॉइंट होना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट साइड के बाद अब आ जाइए आप, चलो 5वें नंबर पे लिख लो अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स, ये क्या होता है? नाम से मालूम चल रहा है। अपोजिट साइड को यदि आपको, हालांकि अपोजिट कौन नहीं जानता, एक के सामने वाला जस्ट दूसरा, लेकिन इसमें भी यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि नॉट हैविंग अ कॉमन पॉइंट, मतलब कि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें, जैसे देखिए ए बी और सी डी का यदि हम बात करें, तो ए बी में आपका ए बी पॉइंट आता है, सी डी में सी डी आता है, तो क्या कोई भी पॉइंट कॉमन हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ए बी और सी डी आपका अपोजिट साइड है। उसी प्रकार से बी सी और ए डी आपका अपोजिट साइड है, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिखोगे ए बी कॉमा सी डी एंड, यानी कि ए बी और सी डी एंड बी सी और ए डी आर दी अपोजिट साइड्स। बस हो गया, बात खत्म। तो इसमें हमारा ए बी और सी डी, यानी कि ये वाला और ये वाला, और ये वाला और ये वाला हमारा अपोजिट साइड है। बस यही था इसमें। 5 नंबर हो गया। 5वें नंबर के बाद अब आ जाइए थोड़ा सा आप 6 नंबर पे। चलो साइड का पूरा काम खत्म हो गया, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एंगल के बारे में, ठीक ना? एंगल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले ना आप इसमें ये बताइए कि एंगल हमारा बनता कब है? जब दो साइड्स आपस में, बिल्कुल, जब हमारा दो आपस में साइड मिल जाए तो कुछ उसमें जो झुकाव होता है ना, वही हमारा कहलाता है एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ये था और एक ये था, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल गया, तो इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव है, यहीं पे हमारा कुछ डिग्री का एंगल बनता है, तो वही हमारा कहलाता है सिंपल सा एंगल, ठीक है? तो बताइए इस क्वाड्रिलेटरल में कहां पर एंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है? हालांकि एंगल तो हमारा यहां भी बन रहा है, देखो यहां भी बन रहा है, यहां भी, लेकिन वहां का हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, उतना भी डीपली हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। सिंपल सा यहाँ पे आपको 4 एंगल दिख रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ये हमारा पूरा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये क्या है? ये चारों क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, सिंपल सा। तो आर दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 4 एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। बस सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर के बाद 7वें नंबर पे आप लिखिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट
एंगल। एडजेसेंट एंगल को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल के नाम से। कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो यदि एडजेसेंट एंगल बोले या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे एडजेसेंट साइड बोला जाए या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड बोला जाए। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब समझ लो उसका दूसरा भाई है आपका कॉन्जिक्यूटिव, सिंपल सा। ठीक है, चलिए इसमें ना कुछ बातें हैं जो कि आप पहले लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब आप एडजेसेंट साइड लिख रहे थे तो उसमें कॉमन क्या होना चाहिए था? एक पॉइंट। लेकिन जब आप एडजेसेंट एंगल लिखोगे ना, इसमें पता क्या कॉमन होना चाहिए? एक साइड कॉमन होना चाहिए। तो वहां पे आप लिख लो हैविंग अ कॉमन साइड। हैविंग अ कॉमन साइड, इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताइए, एंगल, इसका नाम पहले जरा सोच के बताया जाए आपको। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। यदि मैं पूछूं आपसे कि बताओ इस एंगल का नाम क्या है, बिल्कुल तो आप बोलोगे कि सर इसका नाम है DAB। DAB इसका नाम हो गया पूरा। या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ बोले कि सर BAD भी हो सकता है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो एक हम लोग मान के भी चल सकते हैं, यही ठीक है। इसका नाम आप क्या बोलोगे? या फिर ABC, तो यहाँ इसका नाम बोलोगे आप ABC। यानी कि इस एंगल का नाम ये है, इस एंगल का नाम हमारा ये है। ठीक है, लेकिन क्या आपने ये चीज देखा कि जब हम ये वाला एंगल का नाम लिख रहे हैं और ये वाला एंगल का नाम लिख रहे हैं, तो ये जो AB साइड है ना, दोनों में कॉमन है। यानी कि आपने इसका जब नाम लिखा तो क्या लिखा आपने? DAB, यानी कि AB आया ना। उसी प्रकार से जब आपने इसका नाम लिखा तो क्या लिखा? ABC, यानी कि इसमें भी AB आया। इसका कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब आप लिख रहे हो तो ये जो AB साइड है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब भी दो एंगल आप लिखो और कोई एक साइड कॉमन हो जाए दोनों एंगल में, तो वही एंगल हमारा कहलाता है एडजेसेंट एंगल, सिंपल सा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल हो गए। अच्छा उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं B और एंगल C का, केवल इसका और केवल इसका, तो इसका आप नाम क्या लिखोगे? हो सकता है कि ABC, तो इसमें साइड हमारा BC आया। अब इसका नाम क्या बोलोगे आप? BCD, यानी कि इस एंगल का भी नाम लिख रहे हैं तो BC हमारा साइड आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में पड़ोसी हो गए। अब उसी प्रकार से हमारा ये और ये वाला भी हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि CD साइड दोनों में कॉमन आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? पड़ोसी वाले, क्योंकि ये AD दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जब आप दो एंगल लिखो और दोनों एंगल के बीच में यदि हमारा एक साइड कॉमन है जो कि दोनों में आ रहा है, तो वही एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? एंगल A कॉमा एंगल B, उसी प्रकार से एंगल B कॉमा एंगल C, उसी प्रकार से एंगल C कॉमा एंगल D, एंड एंगल D कॉमा एंगल A, यानी कि AB, BC, CD और DA एंगल, ये सब क्या है? हमारे एडजेसेंट एंगल है। एंड इतना आर दी एडजेसेंट एंगल्स, बस हो गया। तो एडजेसेंट एंगल के लिए एक साइड का होना कॉमन कंपलसरी है और एडजेसेंट साइड के लिए एक पॉइंट का कॉमन होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवें और आज के आखिरी वाले पॉइंट को लिख लेते हैं। बताइए इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल्स लिख लेते हैं। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट। अच्छा बताइए, कॉन्जिक्यूटिव में हमारा एक साइड कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्या अपोजिट में कॉमन होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सिंपल सा, नॉट हैविंग अ कॉमन साइड, नॉट हैविंग अ कॉमन साइड। यानी कि आप दो एंगल का नाम लिखो और उन दोनों में कोई भी साइड कॉमन नहीं आना चाहिए, तो आपका कहलाएगा अपोजिट एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप लिखते हो एंगल A का नाम, तो क्या लिखोगे? DAB। वही आप एंगल इसका नाम लिखोगे तो क्या? BCD। यानी कि इसका जब आप नाम लिख रहे हैं तो ये वाला और ये वाला साइड आ रहा है, जब इसका आप नाम लिख रहे हो तो अब ये वाला और ये वाला साइड आ रहा है। मतलब क्या दोनों एंगल में कोई साइड कॉमन हुआ?
बिल्कुल नहीं हुआ, तो वो हमारा अपोजिट एंगल कहलाएगा। ये दोनों अपोजिट, उसी प्रकार से ये दोनों भी अपोजिट। तो बस वही यहाँ पे लिख देना है कि एंगल ए कॉमा एंगल सी एंड एंगल बी कॉमा एंगल डी आर दी अपोजिट एंगल्स। बस हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीटली डिस्कस किया। तो आज के क्लास में बेसिकली हमने आपको क्या बताया थोड़ा सा समझिए। देखिए पहले इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसको लिखने के लिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ बातें हैं जो कि अब थोड़ा सा आप सुन लीजिए। इसमें क्या है देखिए, ये जो चैप्टर है ना क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास नया वाला बुक होगा एनसीईआरटी का, उनमें आप ध्यान से देखोगे ना एक दो टॉपिक भी कट किया गया है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, चलिए थोड़ा सा शुरुआत से बताया जाए, तो क्वाड्रिलेटरल में ना एक एक टॉपिक था। जैसे इंट्रोडक्शन तो सबसे पहला था, उसको कट कर दिया गया है। उसके बाद था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उसको भी कट कर दिया गया है। हाँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसको भी कट कर दिया गया है। उसके बाद है उसके बाद फिर आपका अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, इसको भी कट कर दिया गया है। मतलब ये हो गया कि नए वाले एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक कट कर दिया गया वो पहले से है भी नहीं, तो आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल मेरे ऊपर आता है कि सर क्या जो टॉपिक कट हो गया है क्या उसको भी आप पढ़ाओगे? देखो एग्जांपल बताते हैं आपको, क्या करने वाले चैप्टर में बताते हैं। जो टॉपिक सीबीएसई ने कट कर दिया है और जो कि एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, सबसे पहला बात तो हम पढ़ाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो भी बुक में ही नहीं है और सीबीएसई पूछेगा भी नहीं, तो पढ़ के क्या फायदा। लेकिन जो बेसिक चीज है ना हर चैप्टर में, वो तो बताना मेरा कर्तव्य है। जैसे ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब क्या आप पहले से नहीं जानते थे? जानते हैं। एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, सीबीएसई इंट्रोडक्शन भी काट दिया है, तो क्या हम इसको नहीं पढ़ाते? बिल्कुल पढ़ाते। इसका मतलब, हम कहने का मतलब केवल आपको ये बता रहे हैं कि सीबीएसई ने जो टॉपिक कट कर दिया है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कट हुआ हो या कट ना हुआ हो, वो तो हमको बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इंट्रोडक्शन काट दिया है, क्या उसको नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए, तभी तो आप चैप्टर के आगे बढ़ पाओगे। तो जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कट हो गया है उन सारे को हम छोड़ने वाले नहीं है। जो टॉपिक इस चैप्टर में काम आने वाला है उसको भी हम पढ़ाएंगे। मतलब कहने का मोटा मोटी मतलब है कि ऐसा कोई मौका हम रहने ही नहीं देंगे कि इस चैप्टर में आपको कंफ्यूजन बने। पूरा खत्म कर देना है, सिंपल सा। चलिए, वही मेरा मकसद था। तो अगला वाला जो क्लास होगा ना, हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। तब जाके जब आप चैप्टर पे अचानक एंट्री लोगे ना एक्सरसाइज पे, तो फिर आपको बनाने में मजा आएगा। इसमें एक क्लास हमारा अभी और चलेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी काट दिया आपका सिलेबस से। क्या यदि हम उसको नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप एक्सरसाइज के सवालों को बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। हालांकि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लेकिन इसमें से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिसमें से हो सकता है कि वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आपका रोम्बस है उसका क्या प्रॉपर्टी है भूल गए होंगे, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है वो भूल गए होंगे। तो मेरा मान के ये चलना है कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। हालांकि आपको पता है बहुत कुछ, लेकिन हम ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं पता है, तभी आप बेसिक से जान पाओगे और हम बेसिक से आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि एक्सरसाइज पे आने से पहले सब चीज हम लोगों को पढ़ लेना है, बेसिक अपना मजबूत कर लेना है। फिर इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम भी पढ़ने हैं हम लोगों को, तो थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे तो बहुत ही हलवा लगेगा, आराम से बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में कल। चल, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।